आज का हमारा जो विषय है वह है ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी जो रचना है वह छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले और छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें तो उनका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद एक प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में झरना, लहर, आंसू, कामायनी, इस प्रकार की अनेक रचनाएं हैं। आज का जो हमारा विषय है वह उनका एक प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी है, जिसकी कथा को आज हम विस्तृत रूप में जिस पर चर्चा करेंगे। ध्रुव स्वामिनी उस समय का नाटक है जब गुप्त काल का जब भारत में गुप्त काल का उदय हो चुका था। गुप्त काल के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त का उस वक्त राज्य विस्तार का कार्य चल रहा था। वह अपने राज्य विस्तार में लगे हुए थे और उनके आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था। उनके दो पुत्र थे, चंद्रगुप्त और रामगुप्त। जैसे जैसे वे राज्य का विस्तार कर रहे थे वैसे वैसे ही उनकी कीर्ति बढ़ती जा रही थी। इसी के बाद जो ध्रुव स्वामी हैं, उनके जो पिता होते हैं वो उनसे आकर्षित होकर के ध्रुव स्वामी को उनके पुत्र के लिए समर्पित कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त जो उनका जो रामगुप्त जो पुत्र होता है वह बिल्कुल ही कायर, निर्लज और आलसी होता है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में था कि उन्हें चंद्रगुप्त को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना था। इसलिए जो ध्रुव स्वामी के पिता हैं वो चंद्रगुप्त को ही ध्रुव स्वामिनी के लिए चुनते हैं और उसी के लिए ध्रुव स्वामिनी को समर्पित कर देते हैं। लेकिन समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद जो समुद्रगुप्त के महामंत्री हैं शिखर स्वामी, वो बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी होता है, इस बात की दुहाई दे करके रामगुप्त को उत्तराधिकारी बना देते हैं, जिसके फलस्वरूप जो ध्रुव स्वामिनी है उसका विवाह भी रामगुप्त के साथ ही होता है। ध्रुव स्वामिनी मन ही मन चंद्रगुप्त से प्रेम करती है और वह रामगुप्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। रामगुप्त भी इस बात को जानता है। वह अपनी एक दासी को गूंगी बना करके ध्रुव स्वामिनी के पास रखता है और उसके मन की बात को जानना चाहता है, जिसके फलस्वरूप उसे पता चलता है कि वह मन ही मन चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। तो रामगुप्त को यह भय रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त मिल करके मेरी हत्या कर दें और इस राज्य को हड़प लें। इसलिए वह हमेशा ही ध्रुव स्वामिनी को पाने का प्रयास करता है, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाता है। वह हमेशा अपने सुर और सुंदरियों में ही लगा रहता है। इसके बाद जो रामगुप्त जो होता है वह अपने आलस्य को त्यागता नहीं है। तभी जो शकराज होता है वह उसके शिविर पर आक्रमण करता है। वह उसको चारों ओर से घेर लेता है, लेकिन फिर भी रामगुप्त को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह अपने आलस्य में ही डूबा रहता है। उसके बाद जो शकराज है वह उसकी मंशा को जान जाता है और वह रामगुप्त के पास 2 संधि की शर्तें भेजता है। वह अपने लिए ध्रुव स्वामिनी को मांगता है और अपने सामंतों के लिए उस राज्य के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। इसके बाद जो रामगुप्त होता है वह इस संधि से बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे लगता है कि मेरे एक ही तीर से 2 निशाने लग जाएंगे, अंदर का शत्रु और बाहर का शत्रु दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। कैसे कि अगर ध्रुव स्वामिनी चली जाएगी तो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी की जो योजना है वह भी असफल हो जाएगी, और अगर ध्रुव स्वामिनी और जो शकराज है वह ध्रुव स्वामिनी को पाकर के मेरे ऊपर आक्रमण भी नहीं करेगा। जब ध्रुव स्वामिनी को यह पता चलता है कि यह मुझे शकराज के पास भेजने के लिए तैयार हो गए हैं, पहले वह बहुत क्रुद्ध होती है, उसको बहुत भला बुरा कहती है, लेकिन बाद में एकांत में जाकर के रामगुप्त से अपनी रक्षा की भीख मांगती है। कहती है कि तुमने अग्नि के सामने मेरी रक्षा का वचन दिया था, तो आप मुझे कैसे किसी के पास भेज सकते हैं। रामगुप्त का जो महामंत्री होता है शिखर स्वामी, वह कहता है कि राज्य के लिए किसी भी स्त्री को, अमात्य को, मंत्री को, सामंत को, किसी को भी त्यागा जा सकता है। इस प्रकार से जब ध्रुव स्वामिनी को लगता है कि वह सफल नहीं हो पाएगी तो उसके बाद वह अपनी आत्महत्या करने का प्रयास करती है, लेकिन तभी चंद्रगुप्त आ जाता है और उसके हाथ से तलवार को छीन लेता है। उसके बाद वह राजा से कहता है कि ध्रुव स्वामिनी की जगह पर मैं जाऊंगा शकराज के पास, लेकिन ध्रुव स्वामिनी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती, तुम मेरे लिए इतना बड़ा त्याग क्यों करोगे।
उसके बाद राम को कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। रामगुप्त सोचता है कि अच्छा है, दोनों चले जाएंगे, अगर इनकी मृत्यु हो गई तो मेरे लिए तो और भी अच्छा ही होगा। उसके बाद जो चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी है, चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी का स्त्री वेश धारण करके उसके पास जाता है और वो शकराज से अकेले में मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं। इधर जो शकराज की वाग्दत्ता है कोमा, वह उससे इस प्रकार के अन्याय के लिए मना करती है, लेकिन शकराज नहीं मानता है। जो कोमा के पिता हैं मिहिरदेव, वो कहते हैं कि इस वक्त आकाश में एक नीले रंग का धूमकेतु घूम रहा है, कहीं ना कहीं यह अमंगलकारी है कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है। लेकिन शकराज उसकी बात को नहीं मानता है। फलस्वरूप जो मिहिरदेव है वह अपनी पुत्री कोमा को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसके बाद जब शकराज को पता चलता है कि ध्रुवस्वामिनी मिलने आई है, वह बहुत प्रसन्न होता है। वह शकराज जो है वह चंद्रगुप्त से और ध्रुवस्वामिनी से अकेले भेंट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वहाँ पर दो स्त्रियों को देख करके वह चौंक जाता है। चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी वहाँ पर आपस में विवाद करने लगते हैं कि मैं ध्रुवस्वामिनी हूँ। शकराज दोनों में चकित रह जाता है कि आखिर ध्रुवस्वामिनी कौन है। उसके बाद चंद्रगुप्त जो है वह चुपचाप से कटार निकाल करके शकराज पर प्रहार करता है और उसकी हत्या कर देता है। इस प्रकार से वह उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब रामगुप्त को इस बात की सूचना मिलती है तो वह उससे महादेवी से मिलने आता है, लेकिन ध्रुवस्वामिनी उससे मिलने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर पुरोहित आते हैं और धर्म की दुहाई देते हैं कि वह तुम्हारे पति हैं, लेकिन वह कहती है ऐसा पति किस काम का जो अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सके। उसके बाद सभी वहाँ पर वेदों को धर्मों पर चर्चा करते हैं कि वास्तविकता में ध्रुवस्वामिनी को अपने पति के साथ जाना चाहिए या नहीं। लेकिन तभी उसके रामगुप्त को जब लगता है कि नहीं, बात मेरे पक्ष में नहीं है, तो वह चुपचाप से धीरे से चंद्रगुप्त की हत्या करने का प्रयास करता है। लेकिन तभी एक सामंत अपनी कटार निकाल करके रामगुप्त पर प्रहार करता है और रामगुप्त वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद सभी जो जनसभा थी वह ध्रुवस्वामिनी की जय हो, चंद्रगुप्त की जय हो के नारे लगाती है। इस प्रकार यह नाटक समाप्त होता है। यह जो नाटक है इसमें जयशंकर प्रसाद ने जो प्रमुख भूमिका बताई है स्त्री की स्वतंत्रता की, सम्मान की और अधिकारों की रक्षा के ऊपर बताई है। धन्यवाद।